हाँ जी, पहला सवाल बताया जी, 14 की बात कर रहे हो? फोर्टीन या 16? लॉजमेंट जमा करवाना, डिपॉजिट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर डिडक्शन फ्रॉम कैश बुक, 14 करवाने लगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर डिडक्शन फ्रॉम कैश बुक बैलेंस वाइल प्रिपेयर बीआरएस, कहता कौन सी ऐसी, कौन सा ऐसा है जो नीचे ऑप्शंस हैं कि कैश बुक में से माइनस होंगी। हाँ जी, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इनटू बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक, ये उसमें प्लस हो रहा होगा या माइनस ऐड होगा, ये तो नहीं हो सकता। स्टैंडिंग ऑर्डर पेड बाय द बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक, बैंक ने पेमेंट कर दी है लेकिन अभी तक कैश बुक में नहीं लिखी, तो लिख देंगे, तो किस साइड पर लिखेंगे? पेमेंट साइड पर, तो रिडक्शन ही तो है, यही आंसर है। आगे नॉट प्रेजेंटेड चेक है, ये वैसे बीआरएस में जाता है। बैंक डेबिट इंटरेस्ट 2500 इंस्टेड ऑफ 5200, द करेक्ट अमाउंट हैज बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, ये तो एरर भी बैंक का है, तो बीटा आंसर है। और सवाल कौन सा कह रहे हो? 16? 15 का थर्ड पॉइंट से मैं समझ, सारा ही पढ़ देता हूं। सबसे पहले वो कहते हैं व्हाट वाज द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो ये बात तो पता चल गई ना कि मुझे बैंक स्टेटमेंट का ब्रॉड होना चाहिए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का वो पूछता ही ब्रॉड होना है। The bank balance in the cash book before taking the items below is 9870। बना लेते हैं यहां पर एक कैश बुक, छोटी सी कैश बुक और बीआरएस, डेबिट क्रेडिट। कैश बुक का ओवरड्रॉन बैलेंस गिवन है तो किस साइड पर लिखोगे? क्रेडिट साइड पे। बैंक चार्जेस 750 ऑन द बैंक स्टेटमेंट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। द बैंक हैज क्रेडिटेड द अकाउंट इन एरर, बैंक हैज क्रेडिटेड द अकाउंट इन एरर 645 विच बिलोंग्स टू अनदर कस्टमर, किसी और बैंक, हमारे अकाउंट को गलती से बैंक ने क्रेडिट कर, तो डेबिट कर देंगे सिंपल। कितनी अमाउंट से? 645। ठीक है ना, किसी और अकाउंट की जगह उसने हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। चेक पेमेंट टोटल 4385 have been entered in the cash book but not presented by the payment, चेक पेमेंट नॉट प्रेजेंटेड चेक, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में प्रेजेंट दी हुई ना 4385। Check total 6500 have been correctly entered in the debit side of cash book, have not been paid in at the cash book में डेबिट साइड पर सही लिखा हुआ है, बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा, तो अगर नजर आएगा तो किस साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पर, क्योंकि हमने डेबिट किया हुआ है, बैंक ने क्रेडिट करना था, नहीं किया। एक मिनट थोड़ी देर लगेगी तो ये शायद चल जाए। चलो इसका टोटल कर ले, किसको पहले क्लोज करोगे, बीआरएस को या कैश बुक को? कैश बुक क्लोज हो जाएगा और फिर उसके बाद कैश बुक अगर क्लोज करोगे ना, जरा करो जरा, 9870 प्लस 750 10,620, इधर भी 10,620, तो एडजस्टेड बैलेंस आ गया 10,000। ये डेबिट साइड पर आ रहा है तो उधर किस साइड पर जाकर शिफ्ट होगा? क्रेडिट साइड पर। 10,620। अब 10,620 में 6,500 ऐड कर दो, 645 और 4385 माइनस कर दो, तो बीआरएस का बैलेंस आ जाएगा। $6,500 प्लस 120
ये ना ऊपर जाओ, उसको कहो ना किसकी लीड दे प्रोजेक्टर की। इसके अंदर तो नहीं पड़ी कोई व्हाइट कलर की लीड? कितना आ गया? 1 2 और डेबिट साइड पर आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पर आ रहा है, तो बैंक स्टेटमेंट की अगर डेबिट साइड पर आएगा तो क्या होगा? ओवरड्राफ्ट। बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पर होगा तो ओवरड्राफ्ट। ऑप्शन क्या बनी? सी। और बताएं कौन सा सवाल है? 16। सवाल देखें जरा। एक ही है। कासिम साहब आई कोई। ये पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 पे आए। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑफ आसिम। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आसिम का 11,600 विच वॉज नॉट एग्रीड विद द कैश बुक। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला, तो पहले तो ये आपकी कैश बुक बन गई और ये आपकी बैंक स्टेटमेंट बन गई। डेबिट क्रेडिट 11,000 ऐसा ही होगा जी। ऑन इन्वेस्टिगेशन द फॉलोइंग आइटम्स वर डिडक्टेड। चेक इशूड एंड पेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 500। चेक इशू किया था 5500 का, बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, बट कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है 500। रिकॉर्ड करना कितना था? 5500। अच्छा, अब उसने ये नहीं कहा डेबिट साइड पर लिखा या क्रेडिट साइड पर, तो इसका मतलब है सही साइड पे लिखा हुआ, लेकिन लिखा 5500 की बजाय 500, तो 5000 और लिख देते हैं, क्रेडिट ही करेंगे ना। बैंक सर्विस चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, बैंक के सर्विस चार्जेस भी लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट एनपी या एनसी? एनसी, क्योंकि लॉजमेंट का मतलब होता है डिपॉजिट करवाना, तो आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट है तो एनसी कितना आ गया? 1300। बैंक हैज erroneously debited a check 900 to Asif. Actually the check was issued by Asif. बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया, तो क्या करे? अब क्रेडिट कर दे, कितने से? 900 से। अनप्रेजेंटेड चेक 1200। कहते हैं व्हाट शुड बी द बैलेंस एज पर कैश बुक बिफोर एडजस्टमेंट। कैश बुक का कौन सा बैलेंस पूछा जा रहा है? ब्रॉड ऑन या कैरीड ऑन? बिफोर एडजस्टमेंट मतलब ब्रॉड ऑन, अनएडजस्टेड। आफ्टर एडजस्टमेंट होगा करेक्ट। तो आप क्लोज कर दो पहले, तो एडजस्टेड बैलेंस यहां से फाइंड करो। 11,600 प्लस 1300 प्लस 900 कितना? इधर भी 13,800, इधर भी 13,800, 1200 निकाल दे, बाकी कितना बच जाएगा? इधर ये डेबिट साइड पर आ रहा है, उधर किस साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पर। 12,000 क्लोज कर दो और इसका ब्रॉड ऑन आ जाएगा। ब्रॉड ऑन दोनों साइड पर कहीं भी आ सकता है, आएगा लोअर साइड पे। 12,600 प्लस 420 प्लस 500, 5,000, 18,000। तो इधर आ गया 18,020। तो बताओ कौन सा आंसर हुआ?
अल्फा या बीटा? अल्फा। तो डेबिट है ना, ब्रॉड ऑन है। कैरिड ऑन उल्टा होता है, सिर्फ कैरिड ऑन उल्टा होता है, बाकी हर चीज सेम होती है। और सवाल बताएं। 17 भी नहीं हुआ। चल जी 17 देखिए। Following information is available regarding cash at bank of a business. Cash at bank as per bank column of cash book. Important question है। कैश बुक बना लो और BRS बना लो। कहते हैं कैश बुक का बैलेंस बताया हुआ है 4910, डेबिट है क्रेडिट है? कुछ नहीं बताया हुआ तो डेबिट बैलेंस 4910। अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक कितने हैं भाई? 600। चेक received and paid into bank but not yet entered on the bank statement 407। Credit transfer from customer entered on the bank statement but not entered in the cash book 340। कहता है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बताओ। बताओ बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कौन सा बताएंगे? ब्रॉड ऑन। क्या बताएंगे? बैंक स्टेटमेंट का तो होता ही ब्रॉड ऑन। क्लोज कर लें। 4910 प्लस 340 5250 5250 एडजस्टेड बैलेंस 5250। अब इधर ये क्रेडिट साइड पर एडजस्टेड बैलेंस आ रहा है, उधर डेबिट साइड पर आ जाएगा 5250। हाँ जी, बड़ी साइड का टोटल पहले 5880 5880 और 460 माइनस कर दे कितना? 54। डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट 5420। हाँ जी, और सवाल बताएं। पहले 30 क्वेश्चन में से जो जो सवाल नहीं हुआ वो बताएं। हो गया बाकी? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में किसी ने कुछ पूछा था। अच्छा, एक बात और याद रखें, ये जो प्लस माइनस होता है ना, ये नेचर के हिसाब से होता है। डेबिट में डेबिट प्लस और क्रेडिट में क्रेडिट प्लस। एक सवाल शायद आए, उसमें मैं आपको सिखा भी दूंगा और पेपर में भी वो सवाल आता होता है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये अयान आपका सवाल था 20, क्या मसला था इसमें? क्या कहता है? व्हाट इज द बैलेंस एज पर कैश बुक आफ्टर एडजस्टमेंट? कौन सा पूछ रहा है? बैलेंस कौन सा पूछ रहा है? कैरीड ऑन कैश बुक का। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 1000 इन डेबिट। ये कैश बुक बना लेते हैं और यहां पर BRS बना लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट। कहता है बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस है 1000 से। कंपैरिजन ऑफ बैंक स्टेटमेंट विद कैश बुक रिवील दैट चेक 3200 पे एज पर कैश बुक बट नॉट येट ऑन द बैंक स्टेटमेंट। क्या है ये? चेक पे कर दिया लेकिन बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो, नॉट प्रेजेंटेड। चेक 500 पेड आउट, नहीं सॉरी, ये पेड इन है। पेड इन मतलब जमा करवाए, पेड इन मतलब जमा करवाए, पेड आउट मतलब पे किए। हाँ जी, पेड इन मतलब बैंक में जमा करवाए लेकिन बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहे, तो कर देते हैं शो 3200। पेड आउट, पेड आउट का क्या मतलब होता है? पेमेंट की है, NP, बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहे 5। फिर इन एडिशन द बैंक स्टेटमेंट शो द डायरेक्ट डिपॉजिट 800 बाय द कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
कहते हैं व्हाट इज द बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सी बुक पहले क्लोज हो रही है? 3200, इधर भी 3200, एडजस्टेड बैलेंस कितना आ गया? 1700। इधर ये क्रेडिट साइड पर आ रहा है और बैलेंस बताना भी यही है। सर ये 800 क्रेडिट साइड पे नहीं दे, कौन सा 800? 800 ये अभी डायरेक्ट लिखा कैश डायरेक्ट डिपॉजिट करवाया है 800 कस्टमर ने, तो कैश बुक में नहीं लिखा हुआ, तो बैंक में क्रेडिट होगा ना, कस्टमर ने हमारे अकाउंट में जमा करवाया, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। इधर क्रेडिट साइड पर आ रहा है, इधर डेबिट साइड पर आ रहा है। सॉरी इधर आएगा, इधर डेबिट साइड पर आ रहा है। अच्छा, बताना भी यही बैलेंस है, एडजस्टेड बैलेंस बताना है ना। बताओ इसकी नेचर क्या है? डेबिट। तो 1700 पॉजिटिव बैलेंस, 1700 पॉजिटिव बैलेंस किस चीज का? किसका? अब 1700 देखो ना, बड़ी साइड छोटी साइड पर आएगा ना जो डिफरेंस आता है। बड़ी साइड 3200 है, छोटी साइड 1500 है, तो 1700 क्रेडिट डेबिट साइड पर आ गया। इधर अगर ये डेबिट साइड पर आया तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पर आ गया, और ये बैलेंस है कौन सा? डेबिट बैलेंस। हाँ जी, उसके बाद बताएं। सॉरी, आपने क्वेश्चन नहीं किए? करने थे ना। आप लोग सारे फीस पे करने गए थे? अल्लाह ने अकल भी अता फरमाई है, किसी एक ही बंदे को दे देते। क्या मतलब? ये शाम की भी जमा करवाई है ना मैंने, टोकन पे जाके उन्होंने कहा ये टोकन पे टोकन का ये ट्रांजैक्शन के लिए आपको पेमेंट करता है, टिकट नहीं तो एक ही बंदा है, उनके लिए भी बचत है, आप लोगों के लिए भी बचत है। आ रही थी यार। चले और बताएं। 27 देख, which of the following would not affect BRS? Check cancelled, time barred check, post dated check, all of the above, क्योंकि ये तीनों कैश बुक में जाते हैं। कैंसल चेक भी कैश बुक में जाता है, टाइम बार्ड चेक भी कैश बुक में, एक ही बात है ये। पोस्ट डेटेड चेक भी कैश बुक में जाता है, तो बैंक रिकंसिलिएशन बीआरएस को अफेक्ट नहीं करता। सॉरी, नहीं, ये भी टाइम बार्ड चेक ही कैंसिल होता है बेसिकली। चेक इशू कैंसिल होता है, रिसीव डिसऑनर होता है। हाँ जी, और बताएं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है और ये बाकी जो हमने सीखा है उससे हटके है। ठीक है, एक बात से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने ये देखा है जब हम बीआरएस बना रहे थे, चाहे कैश बुक में कर रहे थे या बैंक स्टेटमेंट में, तो दोनों में डेबिट कर रहे थे या दोनों में क्रेडिट कर रहे थे। ये बात याद है। जैसे एनपी है, एनपी को बैंक स्टेटमेंट में डेबिट कर दो या कैश बुक में डेबिट कर दो। एनसी का क्या है? या बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट कर दो या कैश बुक में क्रेडिट कर दो। इसका मतलब यह है कि जब भी रिकंसाइल करेंगे, चाहे कैश बुक में करना हो चाहे बैंक स्टेटमेंट में करना हो, नेचर सेम होती है। इससे आपका सवाल हल हो जाएगा। अब जब नेचर सेम है तो याद रखें, अगर कोई बैलेंस डेबिट है तो इसमें आने वाला डेबिट प्लस होगा। कौन सा प्लस होगा? बैंक स्टेटमेंट वाला या कैश बुक वाला? कोई भी हो, क्योंकि दोनों की नेचर देखें। आपने या तो कैश बुक में डेबिट करते हैं या बैंक स्टेटमेंट में डेबिट करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? नॉट प्रेजेंटेड चेक, कल की बात कर रहे थे, कल वाली।
नॉट प्रेजेंटेड चेक को दो तरह से हल सही कर सकते हैं, या बैंक स्टेटमेंट में डेबिट कर दो जो सही वाला काम है, या कैश बुक में रिवर्स कर दो। तो कैश बुक में रिवर्स करते थे तो क्या करते थे, डेबिट। इसका मतलब है चाहे जिसमें भी करना है ना, अगर डेबिट करना है तो दोनों में डेबिट होगा, क्रेडिट करना है तो दोनों में से करना किसी एक में होता है, लेकिन करना सेम होता है। अब अगर आपके पास, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, एनपी की नेचर क्या होती है, डेबिट या क्रेडिट? एनपी की नेचर क्या है, नॉट प्रेजेंट, डेबिट। तो बताओ कैश बुक में अगर कैश बुक का बैलेंस है तो इसमें एनपी प्लस होगा या माइनस? प्लस होगा, क्योंकि डेबिट में डेबिट, आप कहोगे सर ये तो बीआरएस में आता है, भाई आता है बीआरएस में, बट अगर कैश बुक में लेकर आओगे तब भी तो डेबिट ही होना है। तो इसलिए अगर आपको ऊपर बैलेंस कैश बुक का या बैंक स्टेटमेंट का बता दिया जाए तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। अगर आपको पता चल गया डेबिट या क्रेडिट है, तो अगर आने वाला बैलेंस आपका पहले डेबिट था तो हर डेबिट प्लस होगा और क्रेडिट, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट प्लस होगा, डेबिट। आपको ये ऊपर वाला बैलेंस कैश बुक की बात हो रही है या बीआरएस की, जिसका मर्जी हो, जब प्लस माइनस पूछेगा ना तो आपने नेचर देखनी है, डेबिट है तो डेबिट प्लस, क्रेडिट में क्रेडिट। सवाल से सही समझ लगेगी जी। हाँ, वो बताएगा ना कैश बुक का बैलेंस है, तो कैश बुक के बैलेंस में अब आप छोड़ दो बीआरएस को, हर डेबिट प्लस होगा, डेबिट है तो क्रेडिट माइनस होगा, चाहे वो बीआरएस का है चाहे वो कैश बुक का। क्योंकि अगर बैंक एक बुक को लेकर चलोगे ना तो जाहिर सी बात है फिर तो सब कुछ एक ही बुक में एडजस्ट करेंगे ना, तो उधर डेबिट करना तो इधर भी तो डेबिट ही करना होता है, उधर क्रेडिट करना इधर भी क्रेडिट ही करना पड़ेगा। अब सवाल देखिए, यहां से आप क्लियर समझ लगेगी। ये पंखा बंद कर। An amount of rupees 1000 is debited twice in the bank statement. अब इस सवाल को जरा समझना। An amount of rupees 1000 is debited twice in the bank statement. आपने बैंक स्टेटमेंट में उसको दो दफा लिख दिया और दो दफा डेबिट कर दिया इंस्टेड ऑफ वंस। अब अगर इसको ठीक करोगे तो क्या करोगे, एक दफा क्रेडिट करोगे। अब सुनिएगा जरा, प्लस माइनस वाले में एक दफा आप क्रेडिट करोगे। आप ये लिख दें कि आपने 1000 को क्रेडिट करना है। अब ये क्रेडिट बैलेंस में प्लस होगा, डेबिट बैलेंस में माइनस होगा। आगे पढ़े। When overdraft balance as per cash book 5000 is the starting point of BRS. Overdraft balance as per cash book 5000 is starting point of BRS. 5000 की नेचर क्या है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, क्योंकि BRS का है तो 5000 भी क्या है, क्रेडिट। अब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं व्हाट विल बी द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑफ द अबव एरर। क्रेडिट में क्रेडिट क्या करोगे, तो 5000 में 1000 प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 6000। और 6000 ये ओवरड्राफ्ट आएगा या ओवरड्राफ्ट आएगा, चाहे जिसका भी मर्जी बैलेंस है आएगा क्या, ओवरड्राफ्ट। तो आप अपना आंसर देख लें, अल्फा। देखें एक ना बीआरएस का एक और फॉर्मेट भी होता है। बीआरएस के दो फॉर्मेट है, कई फॉर्मेट है, हम सिर्फ एक पढ़ रहे। एक ऐसा फॉर्मेट भी होता है कि आप लोग या सिर्फ कुछ सवाल देखते हैं ताकि उस सवाल से आपको पता चल जाएगा, फिर ये सवाल समझ भी लगेगा। कोई बड़ा सा सवाल देखते हैं, आपके बड़े हैं ही नहीं पिछले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सवाल देख लेते हैं, या फिर ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, when preparing BRS the following information is available। बैंक की टाइमिंग वैसे क्या है रोजों में? 9 से
चले, अच्छा इसकी BRS बनाते हैं। यहां पर देखें, बैलेंस एज पर कैश बुक 25,000, आउटस्टैंडिंग चेक 1500, अनक्लियर्ड चेक 1300, स्टैंडिंग ऑर्डर 200, डायरेक्टली डिपॉजिटेड 25 रुपए। आओ जरा यहां पर बना लेते हैं कैश बुक और BRS। कैश बुक का कौन सा बैलेंस गिवन है? 25,000 डेबिट, ब्रॉड ऑन। अच्छा इसमें ना मैंने दो कॉन्सेप्ट आ गए ना, सारे लोग दो कॉन्सेप्ट करवा देने हैं, जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो भी और जो दूसरा मेथड है वो भी। तो जो दो चीजें रह गई थी इस टॉपिक की वो दोनों मैं करवाने लगा। अब आप लोग थोड़ा वापस आ जाओ बैंक से। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग चेक कौन से होते हैं? एनपी, डेबिट क्रेडिट एनपी। कितनी अमाउंट है? 1500। उसके बाद अनक्लियर्ड लॉजमेंट 1300 एनसी। ओके होगी बात। उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर 200 यहां पर होगा। वो कहता है स्टैंडिंग ऑर्डर को जब भी किसी को पेमेंट करनी हो चाहे स्टैंडिंग ऑर्डर के नाम से लिख दें या पेएबल के नाम से लिख दें 200। कस्टमर ने डायरेक्ट पैसे जमा करवाए, कस्टमर के नाम से लिख दो, जो रिसीव डिविडेंड है, सॉरी कस्टमर नहीं है डिविडेंड है। डिविडेंड कितना है? 25। हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। 25,025, इधर भी 25,025। एडजस्टेड बैलेंस कितना आ गया? 24,825। जो इधर कैरीड ऑन है, सॉरी जो इधर ये क्रेडिट साइड पर आ रहा है, इधर किस साइड पर आ जाएगा? डेबिट साइड पर एडजस्टेड बैलेंस 24,825। फिर इसको भी क्लोज करेंगे। 26,325, इधर भी 26,325 और क्लोज करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा ब्रॉड ऑफ बैंक का कितना? 25025 और हमारा बैलेंस आ गया। नॉर्मल है या ओवरड्राफ्ट है? नॉर्मल। ठीक होगी बात। ये सवाल तो आपको आता था बट मैंने इसके ऊपर दो बातें सिखानी है आपको। पहली बात, एक और फॉर्मेट है BRS बनाने का, वो सीख ले। वो तरीकाकार क्या होता है? एक बुक का बैलेंस लेकर आप दूसरी बुक का बैलेंस डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो। एक बुक का बैलेंस लेकर दूसरी बुक का डायरेक्ट बैलेंस फाइंड कर सकते हो। कैसे, वो देख लो। आपके पास ये तरीका जो अभी हम करने लगे, ये सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हैं एक बुक से दूसरी बुक का बैलेंस फाइंड करना हो, बस। एडजस्टेड बैलेंस नहीं फाइंड हो सकता। जो मेथड हमने पढ़ा है ना, जो ये ऊपर लिखा हुआ है, इससे एडजस्टेड बैलेंस भी फाइंड हो जाता है, एक बुक से दूसरी बुक का बैलेंस भी फाइंड हो जाता है। ठीक होगी बात। अब आए जरा, अगर आपके पास बैलेंस कौन सा गिवन था? बैलेंस एज पर कैश। कितना बैलेंस गिवन था? 25,000 और डेबिट था क्रेडिट? अब इसमें हर डेबिट प्लस होगा, हर क्रेडिट माइनस होगा, चाहे वो BRS का हो चाहे वो कैश बुक का हो, क्योंकि हम आप दो बुक्स बना ही नहीं रहे जी। डिविडेंड डेबिट होना है, क्रेडिट? कैश बुक डेबिट, डिविडेंड 25 डेबिट होना है तो ऐड होना है। 200 स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर 200 क्योंकि क्रेडिट हो रहा है। ये क्रेडिट भला क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रॉड ऑन जो शुरू वाला बैलेंस है ना, वो डेबिट है। जो भी शुरू वाला बैलेंस हो, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट का हो या कैश बुक का हो, डेबिट है तो सारे डेबिट प्लस, क्रेडिट है तो सारे क्रेडिट माइनस। अब पहले ये डेबिट है
इसमें सारे डेबिट प्लस होंगे। अब आगे देखिए एनपी, एनपी की नेचर क्या है? डेबिट नेचर है, ये भी ऐड होगा। अब ये नहीं देखना अब कि बीआरएस बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है या कैश बुक, अब नेचर देखनी है बस। तो डेबिट है तो हर डेबिट इसमें प्लस होगा। उसके बाद एनसी है 1300, क्रेडिट है तो माइनस होगा। आपने कैश बुक से शुरू किया था, आपका बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ जाएगा। टू फाइव जीरो। अब नेचर क्या लिखेंगे? क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है तो ये बैंक स्टेटमेंट का होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। क्योंकि ऊपर कैश बुक से शुरू किया था, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ जाएगा। बैंक स्टेटमेंट से शुरू करोगे, कैश बुक का फाइंड हो जाएगा। अब 25,025, अभी ये जादू देख ले, देखें अगर हमारे पास बैलेंस होता बैंक स्टेटमेंट का 25,025, तो ये क्या होता? अब इसमें सारे क्रेडिट वाले प्लस होंगे, सारे डेबिट वाले माइनस होंगे, और पता है बैलेंस आपके पास क्या आ जाएगा? 25,000। करके देख लो। तो एक बुक के बैलेंस से दूसरी बुक का बैलेंस भी फाइंड हो जाता है, बट इससे एडजस्टेड बैलेंस नहीं फाइंड हो सकता इस मेथड से। इससे जनरल एंट्रीज की आपको नहीं समझ लगेगी, इसलिए हमने एक मेथड सिलेक्ट किया हुआ है जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें हो जाती है। वरना आईकॉम में मुझे लगता है यही मेथड करवाया जाता है। हाँ जी, क्या करेंगे इसमें? अगर आपने डिविडेंड है, डिविडेंड आपने डेबिट किया था, माइनस 200 आपने क्रेडिट किया था, प्लस। फिर एनपी डेबिट है 1500 से, माइनस। और एनसी 1300 क्रेडिट है, प्लस। आपका 25,000 आंसर आ जाएगा। और वो डेबिट होगा क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है तो ये डेबिट। ठीक होगी बात? बिल्कुल इसी फॉर्मेट के तहत जो सवाल हमने अभी किया है, क्वेश्चन नंबर 28 था शायद, वो भी इसी प्लस माइनस के मेथड से। उसने कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, उसने ओवरड्राफ्ट की एक एंट्री थी और कहता है कैश बुक का बैलेंस फाइंड करो। एक अब वापस चलते हैं उस सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये देखिए। उसने आपसे कहा कि आपके पास कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है 5,000 क्रेडिट, आपने लिख दिया क्रेडिट। फिर वो कहता है कि बैंक स्टेटमेंट में 1000 आपने 2 दफा डेबिट कर दिया। सही करेंगे तो क्या करेंगे? एक दफा से क्रेडिट करेंगे, और जब एक दफा से क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट में क्रेडिट क्या होगा? प्लस। आपके पास बैलेंस कितना आ गया? 6,000। डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट। कैश उसने किसका पूछा है? बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट का क्या होगा? और बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस क्या होता है? तो आंसर बेसिकली 5,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 6,000 ओवरड्राफ्ट। तो मेन ये उसने पूछा है। आप कहते हो सर हम ना वही करना चाहते हैं, अपना ओरिजिनल मेथड, तो ओरिजिनल कर लो। आप इस फॉर्मेट में ना हो, इस झंझट में पड़ो ही ना। क्या बनाओगे? कैश बुक और बीआरएस, डेबिट क्रेडिट। कैश बुक का बैलेंस क्या है ब्रॉड ऑन? 5,000। तो यही है ना, बैंक की गलती है। डन। चलें जी, इसको क्लोज करेंगे। इधर भी 5,000, इधर भी 5,000 एडजस्टेड बैलेंस। इधर ये डेबिट साइड पर आ रहा है, इधर किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड पर। क्लोज करेंगे 6,000, 6,000, और अनएडजस्टेड बैलेंस कितना आ जाएगा? 6,000 ओवरड्राफ्ट। ये जो हमने मेथड दिया है ना, ये यूनिवर्सल मेथड, इसमें हर चीज का सवाल का जवाब है। ठीक है, अब आए जरा आखिरी बात बताने लगा हूं। मुझे बताओ आपके पास बीआरएस में कितनी चीजें जाती है? और बाकी सब कुछ?
अब अगर पेपर में आ जाए कि वो कहता है नॉट प्रेजेंटेड चेक की जर्नल एंट्री पास करें, या नॉट क्रेडिटेड चेक की जर्नल एंट्री, अगर आपसे कुछ, ये नोट को उठा दो थोड़ी देर के लिए, जर्नल एंट्री सीख लो, फिर सो जाओ, ठीक है? तो जर्नल एंट्री बात, आंख खुल गई किस चीज की? आपको पता है हमने क्या पढ़ा? कल कलेक्शन नहीं लिया आपने, फिर घर भी नहीं लिया, मैंने शेयर तो किया था, सारी इफ्तारी करते रहे। सारे काम किए, फाइनेंस सारे। अच्छा फिर सो जाओ, नहीं सो जाओ, क्योंकि फिर तो जरूरत ही नहीं है। चलिए, अच्छा कैश बुक में होता क्या है कि आपने यहां पर लिखना होता है ब्रॉड डाउन, या इस साइड पर आ जाता है ब्रॉड डाउन, राइट? अगर आपका डिविडेंड डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया बैंक ने तो आप इस साइड पर लिख देते हो डिविडेंड। अगर कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिए तो आप यहां पर कस्टमर के नाम से लिख दिया करो या अकाउंट रिसीवेबल के नाम से लिख दिया करो। अगर कोई बैंक चार्जेस बैंक ने काट लिए तो हम यहां पर लिख लेते हैं। कोई स्टैंडिंग ऑर्डर आ जाए तो उसको किस नाम से लिख दिया करो? अगर खुद बताया हुआ है तो फिर वो एक्सपेंस का नाम लिख दिया करो। और अगर जैसे वो कहता जी रेंट पे कर दिया बैंक ने आप, तो रेंट लिख देना। अगर खर्चे का नाम नहीं बताया हुआ तो अकाउंट पेएबल लिख दो। उसके बाद अगर चेक डिसऑनर हो गया तो उसको किस नाम से लिख देते हैं? अकाउंट सेल के नाम से। अब याद रखें, अगर वो आपको कुछ ट्रांजैक्शन बता दे और आपसे क्या पूछ ले, जर्नल एंट्री, तो याद रखें जो चीज बैंक स्टेटमेंट में ठीक होगी उसकी कोई जर्नल एंट्री हम पास नहीं करेंगे। जो चीज VRS के अंदर जानी है हम उसकी कोई एंट्री पास क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी तो गलती नहीं है, हम उसको रिकंसाइल कर रहे होते हैं, लेकिन एंट्री क्यों पास करेंगे? एंट्री तो बैंक जाने। तो BRS में सही होने वाला कोई भी एरर, NP NC एरर बाय बैंक, उसकी एंट्री पास नहीं करेगी। तो फिर पास किसकी एंट्री होगी? जो चीज कैश बुक में ठीक होती, और वो भी बहुत आसान है। अगर कैश बुक की डेबिट साइड पर ठीक हो रही है तो बैंक डेबिट, क्योंकि ये बैंक का कॉलम है, ये एंट्री पहले क्या पास हो रही है? बैंक डेबिट डिविडेंड क्रेडिट, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो अगर डेबिट साइड पर आ गई कोई एंट्री तो आपने किसको डेबिट कर देना है? और जो चीज जिस वजह से डेबिट हो रहा है बैंक, वो क्रेडिट। अगर वो कहे जी नॉट प्रेजेंटेड चेक की एंट्री पास करें तो नो एंट्री। डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने तो हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, बैंक डेबिट डिविडेंड क्रेडिट। कस्टमर ने हमारे पैसे बैंक में जमा करवा दिए, बैंक डेबिट। हाँ जी, तो ये शाहजेब इसकी एंट्री पास करो बैंक चार्जेस की 100 रुपए की। क्या एंट्री पास हो रही है? लेजर को देखकर बैंक क्रेडिट हो रहा है, बैंक चार्जेस डेबिट हो रहे हैं। बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। डेबिट हो रही है कोई चीज तो बैंक डेबिट और वो चीज क्रेडिट। और अगर क्रेडिट में आ रहा है तो ये सब चीजों से बैंक क्रेडिट हो रहा है, और ये बजाते खुद चीजें क्या हो रही हैं? डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट 100 से। इसकी क्या एंट्री पास होगी? 200 की। अकाउंट पेएबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। और ये चेक डिसऑनर की क्या एंट्री पास होगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, बैंक। तो अब BRS की सारी जनरल एंट्रीज पास हो जाएंगी। कैसे एंट्रीज पास करते हैं? आपने ये देखना है कि अगर कोई चीज बैंक स्टेटमेंट में ठीक होनी है कोई एंट्री पास नहीं करें, और अगर कैश बुक में ठीक होनी है तो बैंक डेबिट अगर डेबिट साइड पर है, और अगर क्रेडिट साइड पर है तो बैंक। ठीक होगी बात? नहीं, वो एक अल्टरनेटिव मेथड, जुगाड़ू मेथड, ओरिजिनल मेथड जो है उसमें नहीं करते। अच्छा, आप उसकी एंट्री क्यों नहीं पास करते?
चलो आपने पूछा तो आप एनपी की क्यों एंट्री नहीं पास करते पता है? नहीं, वो हम लिख चुके हैं पहले, कैश बुक में हम क्रेडिट कर चुके हैं, बैंक ने डेबिट नहीं किया, तो हम तो एंट्री पास कर चुके हैं, इसलिए दोबारा एंट्री पास नहीं करते। चलिए जी, अब कॉन्सेप्ट सारे बीआरएस के खत्म हो गए जी। एरर क्या? अगर कैश बुक एरर होगा तो ठीक करेंगे उसको। अगर बैंक बढ़ाया है, नाम अगर पता है तो ठीक है, वरना सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, वो अगला टॉपिक हमारा है सस्पेंस अकाउंट का, ठीक है। अगर नाम का पता है तो ठीक है, नहीं तो सस्पेंस अकाउंट लिख देते। हाँ जी, अब आ जाओ 30 तक क्वेश्चन आपको दिए थे, जिसने कर लिए बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किए फिर वो अच्छी बात करेगा बाद में जाके, क्योंकि कल हमने यही प्लान किया कि इसी के टेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि अभी ताजा ताजा पड़ा है और आप तैयार कर लो, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होगा हमारा, वो नेक्स्ट टेस्ट है किस चैप्टर का? आप मना लो सबको, मैं तो माना हूं पहले। वैसे ऑफिशियल इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का चैप्टर बहुत बड़ा है, और ये बीआरएस तो फिर अच्छा संडे वाले दिन छुट्टी नहीं करते होते, क्योंकि संडे वाले दिन तो बहुत कुछ हो जाता है। चले कोई नहीं, अगले सारे संडे ऑफ हैं, सिर्फ एक संडे ऑन है बस, अगला फिर अगले सारे संडे ऑफ। कैफ के अंदर संडे ऑन नहीं होते, नहीं वो तब होता है कि अगर इस तरह से नहीं होती जिस तरह पीएच, क्योंकि आप लोगों का ना टाइम बहुत थोड़ा था, आपका तो उसमें भी थोड़ा है, नहीं उसमें ना क्लास का टाइम ज्यादा कर देंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग का वो वो उसको कह दो, पढ़ा होगा, टेस्ट पढ़ा है, हाँ बैच 5 का है। अच्छा आप क्वेश्चन देखिए। अच्छा अब जरा खामोशी, अब ऑफिशियली तो मैं वही सवाल करवाता हूँ जो आपसे नहीं होंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपने कर लिखे, आसान से क्वेश्चन है और आपने देखा है कि वो इतने मुश्किल नहीं है। मैं मुश्किल वाले सवालों की तरफ जाने लगा हूँ, 37 से शुरू करने लगा, चलो 36 से, ताकि एक थोड़ा आप वार्म अप हो ले और फिर 37 से मुश्किल सवाल शुरू हो जाए। इसके बाद हाँ जी 36 से ऑनवर्ड हमने क्वेश्चन करने हैं, और इसके बाद अगर आप लोगों ने ये कंप्लीट समझ के कर लिए ये सवाल सारे, तो जो एडिशनल क्वेश्चन है ना क्वेश्चन बैंक के, वो आपके लिए कोई मसला नहीं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे हो जाएंगे आपके, आपका एक सवाल भी नहीं अटकेगा। सबसे मुश्किल सवाल ये अभी हम करने लगे हैं, ये मुश्किल है नहीं, लगेंगे अगर आप खुद करते तो, अब आपको ये भी नहीं मुश्किल लगेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, अब सारे जाग जाओ जो सो रहे थे। एक तो पता नहीं आप लोग की शक्लें ऐसी हो गई हैं, ये क्या बात है, कोई रौनक रह नहीं गई, वो भी शुरू में। अच्छा डिटरमाइन द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। पहली बात यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपने इसके लेक्चर ले लो भाई। बैलेंस एज पर कैश बुक 49,100, फाइंड क्या करना है, बैलेंस एज पर। अच्छा ये तो मजे की बात है, ये वाला क्वेश्चन किसी को एज इट इज आ जाएगा पेपर, एज इट इज, वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, ऐसा हो जाता है, एक आधा सवाल तो आए कि आप दे ही देता है। उसने आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पूछा है, कहता है कैश बुक का बैलेंस है, ये देखें, हम जो उसने पूछा है हम बनाना शुरू कर देते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक 49,100, check received and deposited into bank but not yet credited in the bank statement, क्या है ये, NC, डेबिट क्रेडिट, NC 4600। चलो आप जरा देखते हैं शुएब इसकी एंट्री क्या पास होगी, किस 40 से बोलना नहीं किसी ने,
हाँ, इसकी एंट्री ही पास नहीं होगी क्योंकि ये बैंक बीआरएस में कोई भी चीज चली जाए उसकी एंट्री पास नहीं करनी। अनप्रेजेंटेड चेक एनपी 6300, क्रेडिट ट्रांसफर अपेयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। क्रेडिट ट्रांसफर है ना, इसका मतलब है बैंक में क्रेडिट हो चुका है तो हम डेबिट कर देंगे। ये क्रेडिट एडवाइस होती है बेसिक। क्लोज करेंगे इसको, कितना आ गया 525 देखे ना, ए ऑप्शन ही यही है 52500। अब ये किस साइड पर आ रहा है, इधर किस साइड पर आ जाएगा, डेबिट साइड पर 52500। अब इसको क्लोज करके 4600 माइनस कर दें तो क्रेडिट साइड पर आपका आंसर आ जाएगा 52500 प्लस 6300 माइनस 4600 5420। इसमें तो सर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, शायद इसमें से कोई सवाल तो नहीं आएगा पेपर में, बट एक फॉर्मेलिटी है कि इन क्वेश्चन को हमने करना तो है। ये 37 से लेकर 50 तक है, 13 क्वेश्चन है और 13 में शायद कुछ आसान है बस जी। एक जैसे सवाल को पहले कर लेते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ईडन गार्डन्स। अब बोले ना सवाल हल के साथ, क्योंकि ये पूरी बीआरएस के अंदर अगर कोई परेशानी वाले सवाल हैं तो वो यही है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ओवरड्राफ्ट 14,90,850। ये हमारे पास कैश बुक बनने जा रही है। मैंने सारे सवाल इसके ऊपर ही करवा देने हैं, इसलिए ध्यान से बैठना क्योंकि सारे आगे सवाल सेम है, बस रिक्वायरमेंट चेंज है। और बीआरएस डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले बताएं आपके पास बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट गिवन है 14,90,850। डन। यहां पर जरा सीखना, आउटस्टैंडिंग चेक किसकी बात कर रहा है, एनपी की। अमाउंट 3856300 एंड इंक्लूडेड, कहता है इतने एनपी हैं और इसमें ये चीजें भी शामिल हैं। पहले बताओ एनपी होते क्या है, हमने इशू कर दिए, बैंक में अभी प्रेजेंट, वो बैंक में प्रेजेंट हो तो सकते हैं ना, हुए नहीं हो सकते हैं, वो होता है एनपी कि हमने इशू किया, बैंक ने अभी अगर एक बैंक में चीज प्रेजेंट हो ही नहीं सकती, वो याद रखे वो एनपी नहीं है, फिर वो चीज एक्सपायर्ड है। एनपी वो होता है जो इशू हुआ है लेकिन बैंक में अभी तक प्रेजेंट बट हो सकता है, जब वो चाहे जाए बैंक में प्रेजेंट हो जाएगा। देखें कहते हैं इस अमाउंट के अंदर शामिल है, पहले देखें अ चेक ऑफ ₹50,000 इशूड टू अ सप्लायर बेरिंग एन इनकरेक्ट पेई नेम। आपने एक बंदे को चेक इशू किया 50,000 का, उसके ऊपर गलत बंदे का नाम लिख दिया। द चेक वॉज रिटर्न एंड रिकॉर्डेड ऑन 15 जुलाई। चेक वापस आया और आपने उसको 15 जुलाई को रिकॉर्ड किया और बीआरएस कब बना रहे हो, जून की। तो क्या करें इसका, क्या ये एनपी है? अच्छा प्रैक्टिकली बताएं इसका क्या करना चाहिए। अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। कैश बुक में क्या कर लेना चाहिए, डेबिट कर देना चाहिए। मैं मुन्ना बाद में बातें करना अपनी, और अगर बातें करनी है तो लैब फ्री होगी इस टाइम। अच्छा कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछ लो, मुझे भी आता है। देखें 3856300 के आपके पास एनपी उसने बताए हुए, तसल्ली से जाग जाओ ना, बहुत मजा आएगा आपको। 2 सवाल करोगे अगले 12 के 12 सवाल हो जाएंगे। और अगर ये ना समझ लगा, ये 2 सवाल ना समझ लगे तो फिर जलील होते रहोगे, फिर नींद ही आती रहेगी। अब प्रैक्टिकली क्या है कि उसने हमें बताया 38,56,300 के एनपी, कहते उसमें एक 50,000 का चेक है जिसके ऊपर हमने गलत बंदे का नाम लिख दिया। अब तो ये एनपी ना हुआ, फिर वो तो वैलिड चेक ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए,
एनपी से निकाल के, बल्कि मैं यहां पर एनपी लिख देता हूं ताकि ना 38,56,56,300, इसमें 50,000 शामिल है। उस 50,000 को इधर डेबिट कर दें और इसमें से निकाल दें। और निकालने का क्या तरीका होता है? अपोजिट साइड पे लिख दो। निकालने का क्या तरीका होता है? अपोजिट साइड पे लिख। ये बात समझ लगी सबको? फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी बात हो रही है, इंक्लूड अभी चल रहा है, 1 2 3 ये इंक्लूड ही है। चेक इशू टू सप्लायर 85,000 included in above correctly was recorded in bank book as 58,000। कहता है चेक इशू किया है हमने 85,000 का, तो एनपी में सही लिखा हुआ है, लेकिन हमने जब बैंक बुक में लिखा ना तो गलत लिख दिया। बैंक बुक कौन सी बुक है? कैश बुक। वहां आपने कितना लिख दिया? 58,000। बताओ क्या करोगे? 27,000 से डेबिट कर देंगे क्रेडिट? क्रेडिट, क्योंकि चेक इशू किया है ना, कम लिखा हुआ है। तो जब चेक इशू करते हैं क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। तो बात समझ रहे हो? अब अगली बात देखिए बेब, कहता है ऊपर वाले एनपी में बिल्कुल ठीक है ये, तो क्या एनपी को रीस्टेट करने की जरूरत है? तो बस इसको ठीक कर लेते हैं, 27,000। ओके, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, अ चेक डेटेड 20 दिसंबर 2015। याद रखें हमारी डेट कौन सी है? 30 जून 2016। फॉर ₹4630 इशूड फॉर रिपेयर ऑफ अ कार वाज मिसप्लेस्ड। हमने चेक इशू किया था, रिपेयर करवाई गाड़ी, उनको चेक दे दिया 4,630 रुपए का, उनसे चेक गुम हो गया। द रिपेयर चार्जेस वाज पेड इन कैश। रिपेयर चार्जेस पेड इन, उन्होंने कहा यार हमारा चेक गुम हो गया, हमने उनको पैसे दे दिए। एंड मिसप्लेसमेंट ऑफ द चेक वाज नॉट रिकॉर्डेड। जब चेक मिसप्लेस हो गया था और वो इसके अंदर शामिल भी है 38 लाख के अंदर, बताओ पहले बताओ ये अब एनपी है या नहीं? एनपी तो है ही नहीं, क्योंकि अब तो इसने कभी प्रेजेंट होना ही नहीं है, ये तो गुम हो गया। अगर कल को मिल जाएगा तो हमने तो उसके पैसे दे दिए, तो क्या ये इखलाकी तौर पर बनेगा कि उसको चाहकर दोबारा जाकर कैश भी करवा ले? इसका मतलब है ये अब एनपी नहीं रहा, क्योंकि एनपी वो होता है जो हमने अपने सप्लायर को दिया होता है या पेबल को दिया होता है, लेकिन अभी तक उसने कैश नहीं करवाया होता। करवा सकता है, करवाया नहीं होता, तो क्या ये आप उसको कैश करवा सकता है? नहीं। तो ये अब एनपी, और हमने मिसप्लेसमेंट लिखी भी नहीं। पहले जब हमने चेक रिपेयर के लिए दिया होगा तो किधर लिखा होगा? क्रेडिट साइड पर। अब उसको खत्म कर दें तो डेबिट साइड पर। तो क्या करें? 46 रिपेयर के नाम से, और इधर भी क्या करें? माइन। ये बेसिकली बीआरएस में नहीं लिख रहे हम, एनपी से माइनस करने के लिए लिख रहे हैं। एनपी से या डायरेक्ट माइनस करके लिख दो या उसको अपोजिट साइड पे लिख दो, खत्म हो गया सवाल। अब पूछ क्या रहा है वो? Assuming that the cash book balance has been collected and adjusted, what amount of bank balance shall be reported in statement of financial position? बताओ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सा बैलेंस शो होता है? एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सा बैलेंस शो होता है? हमेशा एडजस्टेड बैलेंस। किसकी रूह से? कैश बुक की रूह से, एज पर कैश। हाँ जी, तो पहले क्या क्लोज करो जरा इसको। चलो आप लोग खुद ही क्लोज कर लेना, मैं बस बता देता हूं। इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, यहां पर आपका बैलेंस आ जाएगा। इधर क्रेडिट साइड पर आ रहा है तो इधर किस साइड पर आएगा? डेबिट साइड पर। और ये हमारा आंसर होगा। और आंसर के साथ क्या लिखोगे? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? क्रेडिट। मतलब ये आगे कैलकुलेशन तो हो जाएगी ना। ये सवाल हमारा हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए जरा, सेम क्वेश्चन है, पहली चीज सेम है। ये 3-4 सवाल एक जैसे होंगे, फिर अगले 3-4 सवाल एक जैसे होंगे। पहली चीज सेम है, वो एज इट इज लिख दो। कैश बुक
BRS, डेबिट, क्रेडिट, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमें गिवन है कितना, 14,0850। यहां से सवाल हमारा शुरू हो गया। अब आए जरा, चाहे नाम भी लिखें, सवाल आप ना सही समझ लें, इन्वॉल्व हो थोड़ा प्रैक्टिकली, तो फिर तो ये सवाल खुद ही होना शुरू हो जाएंगे। अनक्लियर्ड चेक, बताओ अनक्लियर्ड चेक कौन से होते हैं? एनसी होते हैं। इंक्लूड, इंक्लूड का क्या मतलब है? इसमें शामिल है, क्या शामिल है? अ चेक ऑफ ₹366 received from customer was returned by the bank as amount in words was not confirmed with the amount in figure. The return was not recorded and the check was sent to the customer for replacement. ये क्या है? 366 क्या है? इसका स्टेटस क्या है? इसका क्या नाम है? चेक डिसऑनर है। चेक रिसीव डिसऑनर हो गया है, तो क्या ये एनसी में होना चाहिए? एनसी क्या होते हैं? हमने बैंक को चेक दिया हुआ है, बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं किया, तो क्या ये चेक क्रेडिट हो सकता है? ये तो डिसऑनर है। तो डिसऑनर चेक का क्या करेंगे? कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे। किस नाम से? अकाउंट रिसीवेबल या कस्टमर के नाम से। इधर उसने एनसी कितने लिखे हुए हैं? 6460। इसके अंदर एक ये शामिल है, तो इसका क्या करोगे? इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो अपोजिट साइड पे लिखें। कहता है 64,60,60,000 के एनसी है। उस एनसी के अंदर एक ऐसा चेक है जो उसका अमाउंट मैच नहीं कर रही, तो बैंक ने वापस भेज दिया। जब वापस भेज दिया तो हमने भी उसको डिसऑनर कर दिया। आगे देखते हैं। अ चेक का, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैसे, इंटरेस्टिंग है। अ चेक ऑफ ₹76,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, एक कस्टमर से चेक हमने लिया 76,000 का, इन सेटलमेंट ऑफ एन इनवाइस अवेलिंग पेमेंट डिस्काउंट। कहता है एक भाई साहब को चेक हमने मिला, हमें 76,000 का, और उसने क्या अवेल किया हमसे? पेमेंट डिस्काउंट, मतलब प्री पेमेंट। और कितना डिस्काउंट रिसीव किया? द कलेक्शन वाज रिकॉर्डेड बाय द ईजी, ईजी कौन है? हम है। बाय ईजी एट ग्रॉस अमाउंट, उसने हमें 76,000 का चेक दिया ईडर ने, तो हमारा बैंक कितनी अमाउंट से डेबिट होना चाहिए था? 76,000 से, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने उसकी पूरी अमाउंट से कर दिया डेबिट। कस्टमर से जब पैसे आते हैं तो डेबिट ही करते हो ना, करना कितने से डेबिट था? जितने उसने पैसे दिए। हमने कितने से कर दिया? ग्रॉस अमाउंट से। तो पहले बताया ग्रॉस अमाउंट है कितनी? करो जरा, हर कोई अपनी अपनी ग्रॉस अमाउंट फाइंड करे, हर बंदा अपनी अपनी ग्रॉस अमाउंट फाइंड करे। ये जो 80,000 वाले हैं ना, हो सकता है गलत हो। शाहजेब जल्दी से ग्रॉस अमाउंट फाइंड करें। 76,000 में से 5% माइनस हो गए, उसने पैसे दिए हैं। किसी और का कुछ और नहीं आ रहा? यही आ रहा है? हाँ ये देखो आ गया ना, 79800। और किसका आ रहा है 79800? आपका भी आ रहा है, अफीफ का भी आ रहा है। आसफा का कितना आ रहा है? 79800। एक मिनट, 80,000 ग्रॉस अमाउंट है या 79800 है? 79800 या 80,000? अच्छा, ये जो 76,000 अमाउंट है, अच्छा पहले 80,000 कितने लोगों का आंसर है? हाथ खड़ा करें, ऊंचा हाथ खड़ा। 3 1 4 5 6 7। अच्छा, बाकी सबका यही है या इसके अलावा भी आंसर है? 79800 के अलावा भी किसी का आंसर है? बाकी सबका यही माना जाए? चल अच्छा, ये जो 76,000 आपने पैसे लिए हैं,
उसने 5% काट के पैसे दिए हैं या ये नेट ऑफ 5% अमाउंट है? अगर ये नेट ऑफ 5% अमाउंट है तो मैंने आज, जब आप छोटे छोटे से थे, आज से तो कोई 15-20 दिन पहले, मैंने आपको कहा था कि जब भी किसी अमाउंट के ऊपर कोई परसेंटेज अप्लाई हो चुकी है तो कभी भी उसके ऊपर डायरेक्ट परसेंटेज ना लेना। मतलब अगर किसी ने 76,000 का 5% लेकर इसमें ऐड कर दिया ना, तो इसका मतलब है उसने सवाब दरायन हासिल किया हमें अफ्तारी करवा के। देखें, इस 76,000 के ऊपर डायरेक्ट 5% अप्लाई, दैट अमाउंट इज 95। और अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी, और अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी। तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ये जो 79,800 वाले हैं, ये 5% लेकर माइनस करें, इनका 76,000 नहीं आएगा, और 80,000 का 5% लेकर माइनस करोगे तो आ जाएगा। तो ये बात याद रखनी है, ये पता नहीं कितनी दफा आपको समझानी पड़ेगी, मुझे लगता है एक दफा अफ्तारी करवानी पड़ेगी, फिर उसके बाद फिर ये सही हो जाएगा जी। 76,000 रिकॉर्ड करना था, क्योंकि पैसे असल में तो 76,000 ही है ना, अकाउंटेंट ने पूरा 80,000 लिख दिया, तो गलती क्या हुई? 4,000 से अकाउंटेंट ने गलत लिख दिया, ज्यादा लिख दिया या कम? अगर ज्यादा लिख दिया तो 4,000 से कम कर, ये बात समझ लग गई? अच्छा, एनसी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? एनसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। हुआ यह था कि एक कस्टमर ने 76,000 पे कर दिया था, हमें 5% डिस्काउंट अवेल किया, तो हमारा एंट्री पास करनी चाहिए थी बैंक डेबिट, 76,000 से होना चाहिए था, और 4,000 से डिस्काउंट अलाउ होना चाहिए था। उसने कैश बुक में पूरा 80,000 लिख दिया, बैंक डेबिट होना था 76,000 से, उसने कर दिया डेबिट 80,000 से, तो 4,000 से हमने क्रेडिट कर देना। ठीक होगी बात? अब वो सेटलमेंट में लिखा है कस्टमर इन सेटलमेंट, हाँ, तो इसको सेटलमेंट डिस्काउंट भी बोलते हैं ना, वो दूसरे चैप्टर में हमने डिस्काउंट पढ़ा था, तो प्री पेमेंट डिस्काउंट। Assuming that cash book balance has been correctly adjusted, what amount of bank balance shall be reported in statement of अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सा बैलेंस आता है? कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस, कैश बुक का कर लो फाइंड, यहां से तो फाइंड ही हो गया, इधर से फाइंड होना है, इसका टोटल कर लो। 14 लाख, कौन सा टोटल बड़ा आ रहा है? देख लो, ये 64 लाख है, 64,60,000, इधर भी आ जाएगा 64,60,000, इसमें से माइनस कर दो 366,000 और 14,90,850, 460,315 और ये इधर डेबिट साइड पर आ रहा है, इधर किधर शिफ्ट होगा? क्रेडिट साइड पर, 460,315, और यही आंसर बताना है क्योंकि उसने एडजस्टेड पूछा हुआ है, तो ये बैलेंस का नाम बस बता दे, डेबिट है या क्रेडिट है। डेबिट मतलब नॉर्मल बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस, हो गया सवाल। 4630 पॉजिटिव बैलेंस। फिर सेम क्वेश्चन है, बस ये आखिरी सवाल है इस टाइप का, बाकी फिर आगे 2-3 आसान सवाल आएंगे, फिर एक जैसे इससे 3 सवाल आएंगे इसी तरह के। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, अगर आपको ये 3 सवाल समझ लग गए ना तो समझो फिर आगे इसमें कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा सा एक टेक्निकल बात है, ये सवाल वैसे आई कैप ने ना बेसिक छोटी छोटी एग्जांपल्स में हमने ये बातें सिखाई हुई हैं, जब हम पहले एग्जांपल पढ़ी थी ना, कैश बुक, अच्छा जिस बंदे ने ये अभी कल तक अपना बीआरसी रेडी ना किया ना, तो उसका फिर होना भी नहीं। उसकी वजह यह है क्योंकि जो आगे सवाल आ रहे हैं ना, ये जो आगे टॉपिक आ रहे हैं, सिर्फ हमारे 2 टॉपिक है। अब
एक करेक्शन ऑफ एरर और एक फाइनल अकाउंट। और ये ऐसे दो टॉपिक हैं कि अगर हम इंटरेस्टिंग है, हम इसमें खो गए तो पूरी अकाउंटिंग खो जाएगी। वो जो 8 चैप्टर है ना, उसको आपने अब खुद से याद रखना है, तैयार रखना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। मेरी तरफ से मैंने आपको क्वेश्चन बैंक भी करवा दिया, फाइनल असाइनमेंट मैं आपको दे देता हूं, वो भी आप लोगों ने कर जाने। अब सारे सवाल हो जाएंगे, बट भूल गया चैप्टर, जो आपने पढ़ा है वही भूल गया सब, फिर नहीं होंगे। तो ये बीआरएस को आज ही जाकर फाइनलाइज करना है। जिसने तो कल छुट्टी किया है, मेरा दिल करता है कि उनको ना यहाँ से विंडो खोल के ना बाहर ही फेंक दे, क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करते सीए करना। सीए के लिए कमिटमेंट चाहिए, ऐसे थोड़ी हो जाता है कि आप लोग अपनी नींदें भी पूरी करो, याशियां भी खूब करो। सीए करने के लिए आपको बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट एटीट्यूड रिक्वायर्ड है। और अगर आप थोड़ा देखें, नींद पूरी की है आपने कल सारा दिन, क्या किया, वही शक्लें हैं अभी भी, कोई फर्क, बल्कि पहले से भी ज्यादा। क्या कहना चाहिए, जो भी कहना चाहिए, नींद थोड़ी पूरी होती है। कल का दिन आप लोगों ने जाया कर दिया, हालांकि आप लोगों को लगता है कि बताइए आप लोग कुर्बानियां दे रहे हो, आपका काम है ये। कुर्बानी कोई एक्स्ट्रा चीज होती है, कुर्बानी तो हम दे रहे हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के आ जाते हैं। वो खुद हमें कहते हैं कि चल क्या रहा है आपकी जिंदगी, और आप लोगों का तो काम है ये, आप लोगों का तो कैरियर बन रहा है, और आप लोग ही मस्तियां करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि आप पर जुल्म हो रहा है। जी अच्छा सवाल है, ओवरड्राफ्ट, ये तो वही चीज आ गई ना, 14,90,850। आप लोग भी फीस पे करने गए थे? वो बंदे ने अबू क्यों रखे होते हैं? इसलिए कि फीस पे कर दिया करें, अपने बाबा को दे देते। लड़कों को तो चलो कोई मुंह नहीं लगाता, खवातीन तो इस बात का ऐज उठाए। अच्छे अबू रख रहे थे ना जो आप। अच्छा इधर वापस आ जाए, वापस। एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट। अब सवाल जरा गौर सुने। 354,000 अपेयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पर एक अमाउंट नजर आ रही है, पता नहीं था हमें। इट वॉज फाउंड, पता चल गया। काशिफ बाहर चले जाओ, शाबाश। पढ़ तो रहे नहीं, कहां पढ़ रहे हो यार? मैं इतनी जोर जोर से बोल रहा हूं, मेरा गला खुश्क हो रहा है, और आप लोग आपस में बातें करने लगे हो यार। एहसास करो यार। इट वॉज फाउंड दैट, ये पता चला, कस्टमर हैड मेड ऑनलाइन ट्रांसफर। बाद में देखिए बैंक स्टेटमेंट में एक क्रेडिट साइड पर अमाउंट नजर आ रही, हमें नहीं पता चल रहा था, लेकिन थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये कस्टमर ने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पर नजर आ रहा है, क्या करें अब हम इसका? कैश बुक में डेबिट साइड पर लिखते, क्योंकि तब तो हमें पता ही नहीं था। तो अब हम कैश बुक की डेबिट साइड पर लिखते हैं। अमाउंट कितनी है? 354,000। 354,000 कस्टमर के नाम से लिख दो या अकाउंट रिसीवेबल के नाम से लिख दो। ये बात क्लियर हो गई? टिक कर दूं? द फॉलोइंग डेबिट क्रेडिट एडवाइस। अगर किसी को सही वाला पता है ना, डेबिट क्रेडिट एडवाइस होती वो है जो बैंक में रिकॉर्ड हो चुकी होती है। डेबिट एडवाइस हो या क्रेडिट एडवाइस हो, बैंक विल बी रिकॉर्डेड। बैंक रिकॉर्ड कर चुका है, अब हमने रिकॉर्ड करना है। हाँ, अगर उसने गलत रिकॉर्ड किया है तो उसमें ठीक कर देंगे। कहता है बैंक क्रेडिट एडवाइस रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक। 30 जून की बातें बैंक हमें बता रहा है 5 जुलाई को कि भाई ये इस वजह से मैं आपको 30 जून तक डेबिट या क्रेडिट कर चुका हूं। पहली बात, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग 7850। It has been noted that bank had overcharged by 1250. बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू रुपीज 7,850, और ये बात पता चली है कि बैंक ने 1250 से ज्यादा लिखा हुआ है। क्या करोगे?
एक तो बैंक एरर है, कितना एरर 1250 का, बैंक चार्जेस उसको कम लिखने थे, उसने ज्यादा लिख दिए, क्या करे अब 1250 से डेबिट कर दे या क्रेडिट, क्रेडिट करेगा। बोला क्यों क्रेडिट करेगा, क्योंकि उसने डेबिट ज्यादा किया हुआ है। अच्छा असल बैंक चार्जेस क्या थे पता है, 78,750 में से 1250 माइनस करो, 666। अच्छा मैं यहां पर लिखने लगा हूं, इसकी बात की आपको समझ लगी है या नहीं, बैंक चार्जेस 6600। देखे ना, उसने हमें डेबिट एडवाइस भेजी, इसका मतलब है हमने नहीं लिखा हुआ, तो हम सही लिख देते हैं। असल बैंक चार्जेस थे 6600, उसने हमें 7850 की डेबिट एडवाइस भेजी, हमने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला उसने 1250 से ज्यादा चार्ज किया हुआ है। एक तो 1250 से हमने कम कर दिए, और जो कैश बुक में लिखे ही नहीं हुए थे वो हमने लिख भी दिए। अगर कोई सबसे अच्छी एंट्री मुझे यही लगती है, बाकी सारी आसान है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 50,000, डिविडेंड के नाम से। पेमेंट ऑन ईजी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 12,000, एनुअल सब्सक्रिप्शन आप पे करते हो, आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, पे कर दिया करो 12,000। सब्सक्रिप्शन, assuming that cash book balance has been correctly, what amount balance statement of financial position में कौन सा बैलेंस जाना है, कैश बुक का। पता है इन चारों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका रजिस्टर्ड बैलेंस आना है और वही उधर आकर लिख देना। क्या आएगा टोटल कर लो, 14,90,850, 14,90,850, 1250 माइनस कर दो 14,89,600। इधर क्रेडिट साइड पर आ रहा है तो इधर 14,89,600, और यही हमारा आंसर है, क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट। कैसे निकालेंगे, उसका तो ब्रॉड ऑन ही नहीं है। अगर ब्रॉड ऑन होगा तो जरूर हम उधर ना जाते थे, ठीक होगी बात। हाँ जी, कि कौन सा आंसर बना, अल्फा। अब थोड़े से 2-4 सवाल आसान बनने जा रहे हैं, फिर वापस ये अपनी असल पोजीशन पे चला जाएगा। बैंक स्टेटमेंट शो चेक 70,000, 90,000, 1,00,000 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। क्या कह रहा है, बैंक शो कर रहा है कि ये चीजें उसने प्रेजेंट नहीं की। एंड द लॉजमेंट टोटल 2,10,000 हैड नॉट बीन क्लियर्ड। ऊपर वाले क्या हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट 15,50,000। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है, 15 लाख। कहता है व्हाट इज द बैलेंस एज पर कैश बुक। कहता है बताओ कैश बुक का बैलेंस क्या होगा। अब इसमें कुछ नहीं पता चल रहा कि उसने कौन सा बैलेंस पूछा है, साइलेंट है। और मजे की बात है, इसका ब्रॉड ऑन भी वही होगा, कैड ऑन भी वही होगा, सेम। कैसे भला, कैश बुक ऐसे करते हैं ना हम, BRS, डेबिट क्रेडिट। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है, 15,50,000। NP बता दो, 70,000, 90,000, 1,60,000 और 1,00,000, 2,60,000। और NC कितने हैं, 2,10,000। खत्म होगी कहानी। बताओ जरा इसका एडजस्टेड बैलेंस क्या आएगा, 15,50 प्लस 210 माइनस 260, 15 लाख। कौन सा बैलेंस आ गया, 15 लाख। इधर ये डेबिट साइड पर आ रहा है, इधर किधर आएगा, 15 लाख डेबिट है। और अगर इसका ब्रॉड ऑन निकालोगे तब भी डेबिट ही आएगा, क्योंकि कैश बुक में अगर कोई और वैल्यू ना आ रही हो ना तो ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन एक ही होता है। तो 15 लाख डेबिट।
क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा यहां पर ना उसने तरीका का चेंज कर दिया, एंड पे कहता है ये मेरा करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है। वो एसेट का मतलब होता है नॉर्मल बैलेंस और लायबिलिटी का मतलब होगा ओवरड्राफ्ट। अगर उसने कह दिया ना कि करंट एसेट्स है या करंट लायबिलिटी है, तो एसेट का क्या मतलब है नॉर्मल बैलेंस, और ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है लायबिलिटी। हाँ जी, क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा अब ये दोबारा फिर क्वेश्चन शुरू हो गया 41। ये देखें एक ही तरह का ये सवाल है 41, 42, फिर 43 चेंज उसने कर दिया, आगे फिर वो दो सवाल एक जैसे कर दिए। चलें जी, ये सारे सवालों के अंदर ना सिर्फ तब मुश्किल लगते हैं जब आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम है, बस अंग्रेजी समझ लगी तो सवाल आसान। बैलेंस इन जबार कैश अकाउंट showed an asset, his bank statement showed overdraft। ये बैंक स्टेटमेंट में ये नजर आ रहा है, कैश अकाउंट में ये नजर आ रहा है। ऑन रिकंसाइलिंग द कैश अकाउंट ही डिस्कवर द फॉलोइंग, और आंसर कौन सा बताना है, कौन सी बैंक को। अच्छा वैसे इसके दोनों बैलेंस गिवन है, अब दोनों में से जो बुक मर्जी बना लो। एडजस्टेड बैलेंस तो दोनों का आ जाएगा, चाहे कैश बुक बना लो चाहे बीआरएस बना लो, हम दोनों ही बनाते जाते हैं। एक तो हमारा बैलेंस रिकंसाइल भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा, क्योंकि हम तो प्रैक्टिकली भी देखते हैं ना सारी चीजें। कैश बुक, अब एडजस्टमेंट ना मैंने आप लोगों से पूछनी है बाय नेम, साथ साथ पढ़नी है। जिसका नाम बोला जाएगा वही बताएगा कि किधर आएगा। पहले तो बताएं कैश अकाउंट शो करे 16,60,000 अनएडजस्टेड ब्रॉड ऑन 16,60,000। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ओवरड्राफ्ट 4,50,000 डेबिट, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट डेबिट होता है 4,50,000। पहली एडजस्टमेंट, डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट अंडर कास्टेड बाय 200,000। डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट अंडर कास्टेड 200,000। हाँ शहबाज क्या करोगे इसका, कैश अकाउंट की डेबिट साइड 2 लाख से कम लिखी हुई है, किस बुक में लिखेंगे, किस साइड पर लिखेंगे। कैश बुक में डेबिट साइड पर, क्योंकि डेबिट साइड कम लिखी हुई है हमने पूरी कर दी। ठीक हो गया। वादिया, टोटल ऑन द रिसीट साइड ऑफ कैश अकाउंट 24,75,000 हैड बीन ब्रॉड फॉरवर्ड एज 42,75,000। टोटल रिसीट साइड ऑफ कैश अकाउंट 2475, ब्रॉड फॉरवर्ड एज 4275। जी किस बुक में किस साइड पर, कैश बुक में किस साइड पर लिखेंगे, किस साइड पर, क्रेडिट साइड पर, क्योंकि रिसीट था 24 लाख, लिख कितना दिया 42,000, कम लिख दिया ज्यादा, ज्यादा लिख दिया तो डिफरेंस से रिवर्स कर दे, करो जरा रिवर्स। 18 लाख। रिजवान अशरफ, पॉइंट नंबर 3, अ चेक रिसीव्ड बाय जब्बार 2,20,000 हैड बाउंस, नो एंट्री वाज मेड बाय द जब्बार। किस बुक में किस साइड पर, और चेक बाउंस का मतलब होता है डिसऑनर हो जाना। हाँ जी, चेक डिसऑनर हो गया, क्या करोगे, कैश बुक की किस साइड पर, क्रेडिट साइड पर। कैश बुक की अकाउंट रिसीवेबल के नाम से 2,20,000। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 184,000, वसीम बताएगा ये, ओमिटेड फ्रॉम द कैश अकाउंट। कैश बुक में किस साइड पर, क्रेडिट साइड पर 184
4,000 बैंक चार्जेस के नाम से। और अगर एंट्री भी पास करनी हो ना तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा बैंक चार्जेस के नाम से। अनप्रेजेंटेड चेक 520, अनक्लियर्ड चेक 626,000, ये मैं बता देता हूं। एनपी 520, एनसी 626। अब हमें क्या बैलेंस क्या फाइंड करना था? एडजस्टेड बैलेंस। जिस बुक का मर्जी, दोनों का फाइंड हो सकता है आपको, जिसका मर्जी फाइंड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बताना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आ गया 18,60,000। कौन सा बढ़ा रहा है? ये बैलेंस बढ़ा रहा है। 18 फिर 2 20 और 1 कितना आ रहा है टोटल? 2204,000। इसमें से माइनस कर दें 16,60,000 और 2 लाख, कितना? 38,344। ये ओवरड्राफ्ट है या क्रेडिट बैलेंस है? तो ओवरड्राफ्ट। ढूंढ लो अपना आंसर। लायबिलिटी। हाँ जी, क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट उसने चेंज कर दी। क्वेश्चन सारा वही है, रिक्वायरमेंट भी वही है। हाँ जी, कैश बुक का वही बैलेंस है, इधर लिख लेते हैं 16,60,000 और उसका है 450 डेबिट साइड पर। On reconciling the cash account, he discovered that unpresented check 520 और uncleared 6, ये तो वही है। इसको बना लेंगे, जवाब यही आ जाएगा। और बाद में आना बिल्कुल ऐसे ही है। जवाब आपने चाहे बीआरएस से एडजस्टेड बैलेंस फाइंड करो, चाहे कैश बुक से फाइंड करो, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है? कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। 43, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्रॉन। बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्रॉन बैलेंस गिवन है, मतलब डेबिट बैलेंस। चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या है ये? अ टाइम बार चेक 5,000 was replaced with the new check। 5,000 का चेक टाइम बार्ड हो गया। टाइम बार्ड का मतलब क्या हुआ? हाँ, उसको एक नया चेक दे दिया दिसंबर 2013 में। एंड एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट द प्रीवियस चेक बीइंग कैंसल्ड। हमने नए चेक की एंट्री पास कर दी, पिछले चेक को कैंसल नहीं किया। तो कैंसल करेंगे तो क्या करेंगे? कैश बुक की डेबिट साइड पर। वो कैंसल चेक, टाइम बार्ड चेक कैंसल कहां करते हैं? डेबिट साइड पर। बोथ द चेक्स आर इंक्लूडेड इन अनप्रेजेंटेड चेक। और दोनों चेक, दो चेक हो गए ना, एक पिछला चेक टाइम बार्ड और एक नया लिख कर दी, दोनों अनप्रेजेंटेड के अंदर भी शामिल है। क्या दोनों शामिल होने चाहिए? और जो कैंसल हो गया उसको तो निकालो ना। अब करेंगे क्या? पहली बात तो ये है कि कैश बुक में एक लिख देंगे 5,000 इधर, और यहां पर डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है आपके पास। ये डेबिट बैलेंस है 806,436 और एनपी कितने लिखे हुए हैं? 377,784 और इसमें से 5,000 माइनस कर देंगे। जो इसके अंदर या तो 5,000 माइनस करके लिख दो या 5,000 रिवर्स कर दो। पूछ क्या रहा है? फाइनेंशियल पोजीशन में बैलेंस कौन सा जाए? कैश बुक तो बन नहीं सकती, तो यहां से बैलेंस निकाले, जरा इन दोनों को प्लस करके 5,000 माइनस करें। 1 माइनस करके 1179,220 इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट साइड पर 1179,220। ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। वैसे ये आंसर है। 44 भी सेम क्वेश्चन है।
चले जी, इंतहाई करीब पहुंच गए हो आप लोग। अगर ये आपको सच में, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर नहीं भी समझ लगती तो एक दफा जाकर दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लेना तसल्ली से। अब समझ, चले शुक्र है। ये जिसका फोन आया था उसने कोई दम किया? या तब इंतजार था फोन का? चलें जी। 44 While reconciling the bank, ये तो प्रैक्टिकल टॉपिक है, 8-10 बातें हैं, उसी को सही तरह समझ लो। और अगर आपको नहीं समझ लगती ना तो फिर किसी हकीम की जरूरत है, या फिर कोई पीरो मुर्शिद की जरूरत है, दम दरूद की जरूरत है। और हमारे पास है भी सही, एक पीर साहब है, अगर आप लोगों को चाहिए अपॉइंटमेंट तो बता दे। हकीम भी है, अल्लाह ऑल इन वन। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट डेबिट बैलेंस, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड NP, the above unpresented check include 25,000 issued to supplier that is time barred। चेक टाइम बार्ड हो गया, लेकिन टाइम बार्ड हुआ कब? 3 जनवरी को। अच्छा एक बात सुने, टाइम बार्ड चेक अगर हमारे साल के अंदर होगा तो टाइम बार्ड है, वरना नहीं। और हमारा साल का एंड क्या है? 31 दिसंबर। ध्यान से सुन ले, बाद में पता नहीं आपको याद रहे या ना रहे। चेक रिसीव्ड डिसऑनर, जब भी पता चले डेट से पहले बाद में, वो चेक डिसऑनर ही माना जाएगा। चेक रिसीव्ड डिसऑनर, आपको बाद में पता चला या पहले पता चला, वो चेक डिसऑनर ही है। चेक इश्यूड डिसऑनर, तब तक डिसऑनर नहीं होगा जब तक कि एक्चुअल में हो ना जाए। अब ये कब डिसऑनर हो रहा है? जनवरी 3 को। और हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। क्या 31 दिसंबर को टाइम बार्ड था? अभी उसके 3 दिन पड़े हुए थे, तो ये टाइम बार्ड नहीं माना जाएगा, इसको कैंसल नहीं करेंगे, इसका कुछ भी नहीं करेंगे। इस 25,000 का वो इसके अंदर इंक्लूड है, और इंक्लूड होना भी चाहिए। देखें, हम BRS के दिन की बना रहे हैं 31 दिसंबर को, चेक टाइम बार्ड कब हो रहा है? 3 जनवरी को। तो 31 दिसंबर को तो टाइम बार्ड था ही नहीं, तो क्या हम इसको टाइम बार्ड मानेंगे? कैंसिल करना चाहिए? नहीं, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो आपने अगर ये कैंसिल हो जाता तो क्या करते? कैश बुक में डेबिट साइड पर लिख देते और NP से माइनस कर देते, लेकिन ये टाइम बार्ड है ही नहीं। ये बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। आप लोगों ने क्या करना है, ये कैश बुक बनाओ, यहां पर अपना डेबिट क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट कितना है? 806,436 और 3,777,804। इस 25,000 को माइनस नहीं करेंगे, इसका टोटल करेंगे, यहां पर जो बैलेंस आएगा वो इधर आ जाएगा, 11,84,220। नेक्स्ट 45 कहते हैं चेक का रुपीज 1,25,000 drawn by the company to pay a new plant and machinery mistakenly entered in the bank book as 12,500। एक पेमेंट की है 1,25,000 की, गलती से 12,500 लिखा गया, क्या करेंगे? मजीद क्रेडिट कर देंगे 1,12,500 से, कैश बुक में क्या कर देंगे? क्रेडिट। समय लगी ना? वो पेमेंट करने की है 1,25,000 और कैश बुक में लिख दिया 12,500, कम लिख दिया तो जितना कम लिख दिया और लिख दो। दूसरी बात, अ चेक इशू 13,200, ये भी अच्छी बात है। ये किससे पूछे? चलो जायमा से पूछते। चेक इशू 13,200 बाय द कंपनी had been entered in the credit column of bank statement। चेक इशू किया था, बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट कॉलम में लिखा हुआ है 13,200। डेबिट करना था। चेक जब इशू करते हैं ना हम, क्रेडिट करते हैं, बैंक स्टेटमेंट में वो डेबिट होता है। अब उसने क्रेडिट कर दिया, डबल अमाउंट के साथ डेबिट करेगा। बैंक स्टेटमेंट में डबल अमाउंट के साथ 26,000
डेबिट इन बैंक स्टेट। आप ढूंढ लो अपना सही वाला आंसर। कहते हैं व्हाट अप्रोप्रिएट रिकॉर्डिंग बीआरएस, डेल्टा पेमेंट साइड पर कैश बुक की और बैंक बीआरएस के अंदर 26,400। 46 ये मैं चाहता हूं कि आप लोग सारे लोग पढ़ो और इसका आंसर ढूंढो। 46 ये हो गया। 2 घंटे का आपने 1 घंटे में, मैं बोलूंगा तो मैं ऐसे ही होगा। मैंने भी तो अक्सर ऐसे ही किया 100% ओवर। और जब फिर नॉर्मल स्पीड में करोगे तो ऐसा लगता है कि स्वाद में भांग पी हुई है। हम लोग ना बाय नेचर ऐसे हो गए, हमसे अब बर्दाश्त नहीं होती कोई चीज। और ऐसे सब छोटे बच्चों को देख लें, वो भी बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। अब जो आप लोग देखेंगे, जो अभी 2-4 साल के बच्चे हैं ना, जब वो आपकी एज में आएंगे, ये पता नहीं क्या कौम होगी। आप तो फिर भी थोड़े काबिल बर्दाश्त हो, बल्कि फिर आप लोगों ने उनको हैंडल करना है। ओवर कास्ट ज्यादा लिख देना, अंडर कास्ट कम लिख देना। तो इसमें लिखा है कि साइड पर ओवर कास्ट है। रिसीट साइड तो डेबिट साइड ज्यादा लिख दिया, अब क्रेडिट कर देंगे। कम लिखा हो तो उधर लिख देते हैं, और ज्यादा लिख दो तो अपोजिट साइड पर लिख देते हैं, ताकि बैलेंस हो जाए। हाँ जी, किसी का जवाब आया? है तो डेल्टा ही। पीछे से जवाब देखा चले देख ले। गुड, देखिए जरा वापस आ जाए, क्योंकि आप लोग बातें कर रहे हो, टाइम ही जाया होगा। द बैंक बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रांझा एंटरप्राइज ओवरड्राफ्ट, but with the difference amount on scrutiny the record it was discovered that check deposited in bank in last week of June 2015 amounting 15,50,000 were wrongly credited in bank book। चेक डिपॉजिट करवाया, हमने क्रेडिट कर दिया। तो जब चेक डिपॉजिट करवाती हैं तो डेबिट, इसका मतलब है एक तो 31 लाख से डेबिट करते, मतलब रिसीट साइड पे लिख देंगे। एक बात तो क्लियर, आउट ऑफ दीज, ये जो 1550 है, इनमें से चेक 1050 वर क्लियर्ड बाय द बैंक इन जुलाई। 10,50,000 के जुलाई में क्लियर हो रहे हैं, इसका मतलब है जून में वो क्लियर, और हमारा ईयर एंड क्या है? जून। जो जुलाई में क्लियर हो रहे हैं तो जून में वो नॉट क्लियर्ड थे। अगर जून में क्लियर होते तो फिर जुलाई में क्यों क्लियर होते? अगर जून में ही क्लियर हो जाते फिर जुलाई में तो ना होते ना। तो अगर जो जुलाई में क्लियर हो रहे हैं तो इसका मतलब है जून में क्या चाहिए? एनसी, नॉट क्लियर्ड। तो 1050 क्या हो गया? 1050 एनसी। आगे चलते हैं।
आगे वो कहता है वेयर एज चेक ₹5,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 जून वाज डिसऑनर्ड बाय द बैंक 2 जुलाई। मैंने आपको क्या कहा था, चेक इशूड जब ईयर एंड तक अगर डिसऑनर नहीं होगा तो वो डिसऑनर नहीं माना जाएगा, और चेक रिसीव्ड जब मर्जी डिसऑनर हो जाए वो डिसऑनर ही माना जाएगा। चेक रिसीव क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, चेक रिसीव जब मर्जी डिसऑनर हो जाए वो डिसऑनर है, और चेक इशूड अगर उस डेट तक डिसऑनर हुआ है तो ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 25,000 को हमने डिसऑनर नहीं माना था क्योंकि वो 3 जनवरी को हो रहा था, लेकिन ये 2 जुलाई को हो रहा है, इसको डिसऑनर मानना है। क्यों बोला, क्योंकि ये चेक रिसीव्ड है, ये बैंक में पैसे आने हैं, तो हमने बैंक अपना ओवरस्टेट नहीं कर सकते। तो कितने का चेक डिसऑनर हो गया, अब ये कैश बुक की डेबिट साइड पर चला जाएगा, ये बीआरएस में क्रेडिट हो जाएगा, और ये क्रेडिट हो जाएगा कैश। 5 लाख अगर बाद में पता चला डिसऑनर, हम पहले ही हमने 29 को जमा करवाया था, ठीक है, हमने बैंक डेबिट कर दिया। बीआरएस तो हम किसी और डेट को बना रहे होते, लेकिन बना 30 जून की रहे। हाँ जी, तो मिल गया आंसर। रिसीट साइड पर 31 लाख, पेमेंट साइड पर 5 लाख, और अनक्रेडिटेड 10,50,000। 3 जून को आया है, 2 जुलाई को डिसऑनर। मैं ये चेक रिसीव डिसऑनर है, ठीक है। हमने बैंक में जमा करवाया था 29 जून को, तो हमने तो बैंक बढ़ा लिया अपना, लेकिन वो तो बाद में डिसऑनर हो गया। जब मर्जी पता चले, क्योंकि अगर जो हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है ना, अगर हम चेक इसमें बैंक में रखे रहने देंगे तो हमारा तो एसेट ओवरस्टेट हो जाएगा। 30 जून है ना, लेकिन बाद में तो डिसऑनर हो गया है, और हम 30 जून को नहीं बना रहे, हम पता नहीं हो 10 जुलाई को बना रहे, लेकिन 30 जून तक बना रहे हैं, पता तो चल ही गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 47। हाँ जी, ऑन जून द बैंक बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ रांझा एंटरप्राइज। अब जरा सुने, ऑन स्क्रूटनी, ये आप लोगों ने बताना है। इट डिस्कवर्ड दैट फाइनेंशियल चार्जेस ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 7,50,000 रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट। However, review of the account officer indicate that an error and RE recorded the correct amount 5,10,000 in bank book। अब सवाल सुनिएगा जरा, बैंक स्टेटमेंट में बैंक चार्जेस लिखे हुए हैं 7,50,000 और रांझा एंटरप्राइज ने लिखे हुए हैं 5,10,000, और यह बताया जा रहा है कि रांझा ने सही लिखे हुए हैं। द एरर वाज करेक्टेड बाय द बैंक ऑन 10 जुलाई। हम किस दिन को बना रहे हैं, 30 जून को, तो हमने ठीक करना है या रहने दे, हमने ठीक करना है, वरना हमारी बीआर कैसे बनेगी। बैंक तो जब मर्जी ठीक करे, हम अगर 30 जून को ये एरर ठीक नहीं करेंगे तो क्या हमारे बैलेंस रिकंसाइल होंगे। तो चाहे बैंक कल भी ठीक कर देता, लेकिन हमने क्या करना है, हमने, और करना कैसे है, किस बुक में ठीक करना है। अदनान, किस बुक में ठीक करेंगे, कैश कितनी अमाउंट से, कैश बुक में। वो भाई उसने तो सही लिखा हुआ है, कितनी अमाउंट से, और डेबिट करेंगे या क्रेडिट। तुमने सवाल ये भी पढ़ना है, होते ना हो तो यार बड़े जुल्म कर रहे हो अपने ऊपर। 7,50,000 से बैंक ने डेबिट कर दिया हुआ है, असल करना था 5,10,000 से, ज्यादा डेबिट कर दिया बैंक ने। 2,40,000 से बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे। 2,40,000 इंक्लूड BRS ड्यू टू एरर बाय द बैंक। चलो अब मैं देखता हूं कैसे सवालों के जवाब नहीं देते हो आप। ये 48 देखिए, एक ही दफा पढ़ना है, जवाब दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े आप किसी को। जून 2015, ये तो कुछ लोग ना ये पीछे थोड़ा सा ना साइड पे लाइव है, मुझे नजर ही नहीं आ रही, स्कूल से सो रही हैं। जून 2015
बैंक बुक एंड बैंक स्टेटमेंट विद दिस और स्क्रूटनी हो रही है जनाब, जरा गौर फरमाइएगा। चेक इशूड टू सप्लायर अमाउंटिंग टू ₹4005 entered in the bank book as 4050. Check issued to supplier 4005 entered in the bank book as 4050. However, the bank erroneously recorded the amount as 4500. सारे टन है मतलब 400 समझ लो, हर जगह ही ऐसी कौम है। 4005 से हम सप्लायर को चेक इशू किया, बैंक बुक वाले ने उसको लिख दिया 4050 से और बैंक वाले ने उसको लिख दिया 4500 से। अब शामत होती है अकाउंटेंट की, उन बेचारों ने देखना होता है कि आप सही कैसे करें, रिकंसाइल करना है। कैश बुक में क्या करेंगे? 4005 से क्रेडिट करना था, किया हुआ है 4050 से। ज्यादा क्रेडिट कर दिया या कम? अब रिसीट साइड पे लिख दें, कितना डिफरेंस आ रहा है? डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड। और बैंक वाले भाई साहब ने 4500 लिखा हुआ है, उसका क्या करोगे? तो उसने किस साइड पर लिखा होगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, इशू किया है ना चेक, डेबिट किया होगा। करना था 4005 से, उसने कर दिया 4500 से, ज्यादा डेबिट कर दिया। वो क्रेडिट कर देगा कितने से? अच्छा, जब ये बैंक वाले ये एंड में करते हैं ना बैलेंस, जैसे 4,95,000 का डिफरेंस आ रहा है ना कैशियर का, एक दफा उसकी जान निकल जाती है, क्योंकि कैशियर को अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं अगर बैलेंस टैली ना करे, और वो ज्यादा हो जाए तो वो जेब में रख भी लेते हैं रिजर्व के तौर पर, ताकि बाद में डालने पड़ेंगे। तो जब 4,95,000 का डिफरेंस है तो वैसे बंदे की जान निकल जाती है, अगले 4 महीनों की सैलरी गई। चले अब ढूंढ लो जवाब अपना। नहीं, ये तो हम बना रहे हैं, मैं कैशियर की बात कर रहा हूँ, ये तो बैंक ने गलती की है ना। हम तो नहीं लिख रहे ना, हमारे सामने बैंक स्टेटमेंट आई तो पता चला कि बैंक वाले ने गलती की हुई है। बैंक ने जो रिकॉर्ड रखा होता है ना, उसको हमने टैली करना होता है, वो हम खुद कर रहे होते हैं। कौन सा आंसर बना? चलो जी, सेकंड लास्ट, और बताएंगे कि अब सेकंड लास्ट कब से बातें करी जा रहे हैं, मैंने कहा चलो अब उनको भी जगाएं जी। जून 2015 द बैंक बुक, वो सारा कुछ वही है, स्क्रूटनी से पता चला। सप्लायर हैज इशूड a check of ₹125,000 in place of time bar check and was cleared on the next day. However, the cancellation of time bar check was not recorded by RE, मतलब रांझा एंटरप्राइज ने कैंसिलेशन ऑफ चेक नहीं लिखा। सिद्रा, क्या करोगे? किस में? कैश बुक की डेबिट साइड पर 1,25,000 आ जाएगा। वो सिंपल एक टाइम बार्ड चेक कैंसिलेशन उसकी नहीं लिखी हुई तो लिख देंगे। जो लिखा हुआ ना, नया चेक लिख कर दिया, अगले दिन क्लियर हो गया, वो और चेक की बात हो रही है। जो कैंसिल करना था वो नहीं किया हुआ, तो जब चेक कैंसिल होगा तो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक 1,25,000 से, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अल्फा, लास्ट ही है ना, हाँ जी लास्ट। जून 2015 द बैंक बुक एंड दिस, पता चला कि इट वाज डिस्कवर्ड दैट पेमेंट 50,000 थ्रू चेक वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बैंक बुक। पेमेंट की 2 दफा लिख दिया, 1 दफा से डेबिट कर, ठीक होगी बात। चलिए जी, BRS के अब आपके तकरीबन सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गए। आपने ये सारे, कल इसका ही टेस्ट रखना है ना अब, तो इसका टेस्ट तैयार करके आए ताकि, और इसको फाइनल तैयार करके आए।